बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू इन लेक्चर 2। आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बिज़नेस की। तो इसको हमने डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड किया है। तो देखते हैं हम इसको प्राइमरी है, एक सेकेंडरी और एक टर्शरी है। तो हमने इसको इस तरह डिवाइड किया है कि जो प्राइमरी सेक्टर आ जाता है बिज़नेस का, उसमें क्या है जी, जो कुदरती ज़राए हैं ना, उनके साथ जिनका ताल्लुक़ है ना, जो उनके साथ काम कर रहे हैं, वो सारे प्राइमरी में आ जाता है। जैसे कोई लकड़ी काट रहा है, कोई फार्मिंग कर रहा है, कोई फ़िशिंग कर रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये आ जाएंगी प्राइमरी सेक्टर में। इसके बाद आ जाता है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में वो है कि जो इंडस्ट्री आ जाती है ना, जहाँ पे चीज़ें बन रही हैं, जहाँ प्राइमरी से रॉ मटेरियल लिया हमने, ठीक है, और उसके बाद इसमें मॉडिफिकेशन की है, तो हमने इससे कोई चीज़ बना दी है, तो ये आ जाएगा जी सेकेंडरी में, ठीक है। जैसे एक दही की दुकान है, उसने प्राइमरी सेक्टर मिल्क लिया है, उसने प्राइमरी सेक्टर से, ठीक है। उसमें क्या किया, उसने मॉडिफिकेशन करके इसको दही बना दिया। इसने क्या किया, इसको चेंज कर दिया, तो ये सेकेंडरी सेक्टर में आ गया, ठीक है। टर्शरी सेक्टर में ये आ जाता है, जो सेकेंडरी सेक्टर में चीज़ें बनी हैं, उसकी सर्विसेज को आगे पहुंचाने का जो है ना, वो आ जाता है टर्शरी सेक्टर में, ठीक है। तो जैसे कि शॉप्स पे चीज़ें बन रही हैं, तो कोई डिलीवरी बॉय है, वो वहाँ से चीज़ें ख़रीद के आपके घर तक दे के जा रहा है, तो ये टर्शरी सेक्टर में आ जाता है। इसी तरह एक इंडस्ट्री वो कार्स बना रही है, वो सेकेंडरी सेक्टर में है, लेकिन जब वो एक जगह शोरूम है जहाँ पे पब्लिक के साथ उसका कॉन्टेक्ट हो रहा है, जहाँ पे वो पब्लिक को सर्विसेज दे रहे हैं कि आएँ और ख़रीदें, सामने शो किया हुआ है उन्होंने, सारी कार्स लगा के शोरूम है, वो किस में आ जाएगा, टर्शरी सेक्टर में। तो ये एक टेबल बना के दिखाया गया कि प्राइमरी सेक्टर में नेचुरल रिसोर्सेज आ जाते हैं, और सेकेंडरी सेक्टर में ये इन्होंने बताया हुआ है। फ़र्ज़ करें बैंकिंग है, एयरक्राफ्ट बन रहे हैं, बिल्डिंग बन रही है, कंप्यूटर्स हैं, इस तरह की चीज़ें, ये सेकेंडरी में आ जाता है। टर्शरी में आ गया है कि बैंकिंग, जहाँ पे क्या है, ये बुकिंग है, और बैंकिंग ये बायर है टर्शरी में। टर्शरी में क्या आ जाता है जी, मतलब बैंकिंग में क्या है कि आप सर्विस दे रहे हैं पब्लिक को, ठीक है। ट्रांसपोर्ट में क्या है, आप सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप पढ़ के देख लें, होटल्स में जैसे देख लें, ये आप सर्विस दे रहे हैं। इंश्योरेंस में क्या है, आप सर्विस दे रहे हैं। तो जहाँ पे आप पब्लिक को सर्विस देने की तरफ चले जाते हैं, वो आ जाता है टर्शरी सेक्टर में, ठीक है। अब ये हमारे पास इस तरफ देखें तो एक एक्टिविटी 2.1 टेबल है, और इसमें हमने बताना है कि कौन सी चीज़ प्राइमरी में, कौन सी सेकेंडरी में, और कौन सी टर्शरी में। इंश्योरेंस अभी आपने पढ़ा कि सर्विस देने में आ जाता है, ये क्या है, टर्शरी में। फॉरेस्ट्री मतलब दरख्त काटना, ये प्राइमरी में आ जाएगा। कोयल माइनिंग, ये भी नेचुरल रिसोर्सेज के साथ है, तो ये क्या आ जाएगा, प्राइमरी में आ जाएगा। कंप्यूटर असेंबली, तो कंप्यूटर की असेंबली करना, ये किस में आएगा, ये आप देखेंगे। और ट्रैवल एजेंट, ट्रैवल एजेंट क्या करता है, आपको सर्विस देता है, तो ये किस में आएगा, ये आप खुद सोचेंगे। बेकरी क्या करती है, अच्छा हाँ, बेकरी में आप ये देखें कि चीज़ें बन भी रही हैं, और एक हिस्सा उसमें ऐसा होता है जिसमें कि वो चीज़ें सेल कर रहे होते हैं। तो इसमें जहाँ पे वो हिस्सा जहाँ पे बन रही है, वो सेकेंडरी में आ जाएगा, और जहाँ पे वो पब्लिक के साथ कॉन्टेक्ट में है, जहाँ पे वो सेल कर रहे हैं, वो आ जाएगा टर्शरी में। कार शोरूम, ये भी आप, मैंने पहले भी बताया, ये आप खुद सोचिएगा, वैसे इसका मैं फिर भी बता देता हूँ, ये किस में आएगा, टर्शरी में आएगा, क्योंकि सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर्स, ठीक है। अब हम इसको देख लेते हैं। अच्छा, परसेंटेज ऑफ कंट्री टोटल नंबर ऑफ वर्कर एम्प्लॉयड इन ईच सेक्टर। यूजली 3 सेक्टर्स ऑफ इकॉनमी आर कंपेयर्ड बाय, के इकॉनमी के सेक्टर्स को कैसे कंपेयर करते हैं कि परसेंटेज ऑफ कंट्रीज टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन ईच सेक्टर, के ईच सेक्टर में कितने लोग काम कर रहे हैं। द वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड द प्रोपोर्शन दिस इज़ ऑफ टोटल नेशनल आउटपुट। अच्छा, अब डेवलप्ड कंट्री में क्या है, और डेवलपिंग में क्या है, और डेवलप में क्या है, इसकी बात करेंगे, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। अच्छा, जो डेवलपिंग कंट्री है ना, वो काम कर रहे हैं जनाब साहब प्राइमरी में, ठीक है। वो प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, और कुछ वहाँ पे अभी टर्शरी में, सेकेंडरी में जाना शुरू हो रहे हैं, लेकिन अभी वो ज़्यादातर प्राइमरी में है, ठीक है। और जबकि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं ना, वो ज़्यादातर काम कर रहे होते हैं टर्शरी में, और कुछ उसमें साथ काम कर रहे होते हैं जी सेकेंडरी में।
ये लाजमी नहीं है कि डेवलप कंट्री ने प्राइमरी में काम नहीं करना। प्राइमरी में भी कुछ मुल्कों में, जैसे अगर आप चाइना में देख लें तो उनमें तीनों सेक्टर्स ही बहुत अरूज पर हैं। उनका प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी भी और टर्शियरी, तीनों बहुत स्ट्रांगली काम कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। ज़्यादातर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होते हैं उनकी ये कोशिश होती है कि वो अपने मुल्क को साफ़ रखें, पोल्यूशन फ्री रखें, जिसकी वजह से ना वो मैन्युफैक्चरिंग की तरफ नहीं आते, वो टर्शरी की तरफ चले जाते हैं कि किसी और नेशन से ख़रीदा और उसको सर्विसेज दे के अपने पैसे कमा लिए। इस तरह वो ना ज़्यादा टर्शरी की तरफ जाते हैं। केस स्टडी हमारे पास, इसको हम कर लेते हैं। कंपेयरिंग द थ्री इकोनॉमिक सेक्टर्स पाकिस्तान एंड कॉन्गो, ठीक है। द रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ थ्री। अच्छा, यहाँ पे पाकिस्तान की जगह इंडिया था, ये थोड़ा सा डेटिंग किया है पाकिस्तान, बाकी वही है। तो आप ये अक्सर आप ये ना समझें कि पता नहीं इंफॉर्मेशन कहाँ से उठा लिया। द रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ द थ्री इकोनॉमिक सेक्टर्स इन पाकिस्तान इज़ वेरी different to the Congo. Pakistan does not have large reserves of primary products, natural resources, but the Congo has the largest diamond mines in the world, extracting these valuable resources, making a huge contribution to the Congo economy. अच्छा, कहता है कि जी पाकिस्तान और कॉन्गो की इसने कंपैरिजन किया, ठीक है। पाकिस्तान के पास कह रहा है लार्ज प्राइमरी प्रोडक्ट्स, नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन कॉन्गो के पास क्या है, डायमंड के बहुत से ज़खायर हैं, ठीक है। आगे बात करता है, पाकिस्तानी टेक्सटाइल, स्टील, कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आर रैपिडली ग्रोइंग, बट द सेकेंडरी सेक्टर इन कॉन्गो इज़ वेरी स्मॉल। कहता है कि पाकिस्तान में जो सेकेंडरी सेक्टर है, जिसमें टेक्सटाइल, स्टील और कार मैन्युफैक्चरिंग मतलब इंडस्ट्रीज़ आ जाती हैं ना सेकेंडरी में, तो वो कहता है रैपिडली ग्रोइंग मतलब बढ़ रही हैं तेज़ी से, लेकिन कॉन्गो में ऐसा नहीं है, ठीक है। कॉन्गो में ऐसा नहीं है। कॉन्गो इज़ स्मॉल मीट प्रोसेसिंग एंड टेक्सटाइल आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़। अच्छा, इफ़ कॉन्गो डेवलप अ ज्वेलरी industry making ring and other jewelry from the diamond extract from mines, secondary production would increase। हाँ, कह रहा है कि अगर कॉन्गो ऐसा करे कि ज्वेलरी, उनके पास डायमंड निकल रहे, अब वो उसको ज्वेलरी बनाए, उसकी रिंग्स बना के सेल करे, जब बनाने का काम आ जाएगा, फैक्ट्री लगेगी वहाँ पे, तो क्या आएगा कि उसकी सेकेंडरी प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ हो जाएगी। उसके बाद द टर्शरी सेक्टर इज़ एक्सपेंडिंग इन बोथ कंट्रीज़। टूरिज़म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन कॉन्गो एंड द providing IT service to the business all over the world is Pakistan largest industry, service industry। कह रहा है कि कॉन्गो में टूरिज़म बढ़ रही है और पाकिस्तान की IT सर्विस सबको क्या कर रही है कि सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। जब सर्विसेज प्रोवाइड करना किस में आ जाता है, टर्शरी में, और वो भी क्या, टूरिज़म एक किस्म का सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, लोगों को आएँ और वो इंजॉयमेंट करें, तो वो भी कह रहा है कि वो टर्शरी दोनों की ही कह रहा है सही चल रही है, टर्शरी सेक्टर दोनों का स्ट्रॉन्ग है। तो बात करते हैं टू ये कंपैरिजन है परसेंटेज ऑफ टोटल नेशनल आउटपुट 2011 का। प्राइमरी सेक्टर कह रहा है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर हैं, एक तरफ कॉन्गो और पाकिस्तान के। कॉन्गो के प्राइमरी सेक्टर 35 और पाकिस्तान के 14, और सेकेंडरी सेक्टर कॉन्गो के 13 और पाकिस्तान के 29, टर्शियरी सेक्टर जो कॉन्गो के 52, पाकिस्तान के 57। अच्छा, अब नीचे वो बात करता है कि जो हमने ऊपर केस स्टडी किया है उसके अकॉर्डिंगली हमें जवाब देना है। एक्सप्लेन दैट व्हाट टर्शरी प्रोडक्ट मीन बाय यूजिंग एग्जांपल फ्रॉम द केस। कह रहा है कि हमने कौन सा टर्शरी प्रोडक्ट देखा है, ये जो हमने ऊपर केस स्टडी किया है। तो इसमें यह लास्ट लाइन में टर्शरी की बात हुई है, जिसमें कॉन्गो की उसने कहा टूरिज़म स्ट्रॉन्ग है और पाकिस्तान क्या कर रहा है, ऑल ओवर IT सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन टू रीज़न वाई द प्राइमरी सेक्टर इज़ रिलेटिवली more important to Congo than Pakistan। Identify two reason that why primary sector। कह रहा है कि बताएं कि कॉन्गो के लिए प्राइमरी सेक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है पाकिस्तान की निस्बत। क्योंकि वहाँ पे प्राइमरी जो है ना, जो क्या है, तो कुदरती ज़खायर बहुत ज़्यादा और वो उस पर काम कर रहे हैं, इसकी वजह से वहाँ पे प्राइमरी सेक्टर जो है ना रिलेटिवली मोर इम्पॉर्टेंट है कॉन्गो को पाकिस्तान की निस्बत। अच्छा, इन 2011 it was established that 45% of Pakistani worked in primary sector, mainly agriculture. Why was this sector the least important of there in term of output?
कह रहा है 2011 में इट वाज एस्टेब्लिश्ड एट 45% ऑफ पाकिस्तानीज वर्क इन द प्राइमरी सेक्टर मेनली एग्रीकल्चर। व्हाई वाज दिस सेक्टर लीस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ द थ्री इन टर्म ऑफ आउटपुट। ये अच्छा, ये क्वेश्चन आपने सोच लेना, इसका जवाब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के साथ दूंगा, ये आपने अपने दिमाग में सोच लेना इसका जवाब। अच्छा, डिस्कस द लाइकली इम्पैक्ट ऑन कोंगो इफ़ द डायमंड माइंस बिकम एग्जॉस्टेड रन आउट। मतलब कह रहा है कि अगर डायमंड की खाने कम हो जाएं, उधर ख़त्म हो जाएं, तो फिर कोंगो क्या करेगा। और ऑब्वियसली फिर कोंगो क्या करेगा, उसके बाद वो सेकेंडरी इंडस्ट्री सेकेंडरी साइड की आ जाएगा या टर्शरी की तरफ चले जाएगा, या वो कुछ और बिज़नेस शुरू कर लेगा, या इस तरह वो ज़ाहिर है भूखे तो नहीं मरना, कोई ना कोई काम तो करेंगे, वो सोचेंगे, फिर वो सेकेंडरी या टर्शरी की तरफ चले जाएंगे। तो टर्शरी में सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, टर्शरी उनकी पहले भी है, उसको और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और या सेकेंडरी में यह कि रॉ मटीरियल मंगा के अपने उधर मुल्क में इंडस्ट्रीज़ लगा के इस तरह कर सकते हैं। री इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, एक तो होता है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, डी नेगेटिव सेंस में आ जाता है इंडस्ट्रियलाइजेशन की, मतलब कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को हटाना। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन occur when there is decline in the importance of secondary manufacturing sector of industry in the country। सेकेंडरी सेक्टर मैंने आपको पहले बताया कि इंडस्ट्रीज़ लगाना मैन्युफैक्चरिंग में आ जाता है, ठीक है। तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन में ये होता है कि जब हम सेकेंडरी को इम्पोर्टेंस नहीं देते, उसमें डिक्लाइन आ जाता है, तो उसको हम कहते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। आगे हम चलते हैं तो देखते हैं चेंजेस in sector importance। In the UK and other developed countries there has been a decline in the importance of manufacture or the secondary since the 1970s। The tertiary sector in UK now employed well over 70% of all workers। Many workers have been lost jobs as अच्छा, ये बात कर रहा है कि यूके में उसने बात की है कि डिक्लाइन आया है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में डिक्लाइन आया, मतलब कि सेकेंडरी सेक्टर में डिक्लाइन आया, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि बहुत से लोग जो कि अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठे हैं। ज़ाहिर जब इंडस्ट्रीज़ ख़त्म होंगी, जो वर्कर हैं वो कहाँ जाएंगे, हर कोई तो नहीं ना शिफ्ट हो जाएगा टर्शरी में, जी चीज़ें ली और बेचने लग गया, जो बीच में मज़दूर तबका ये वो हर कोई तो नहीं ना ये काम कर सकता। तो ये बात कर रहा है कि यूके में जो है ना पहले वो जो डिक्लाइन आया है उसमें कहते हैं जो सेकेंडरी सेक्टर है, तो उसकी वजह से क्या हुआ है, सिंस 1970 टर्शरी सेक्टर एम्प्लॉइज वेल ओवर 70% ऑफ ऑल वर्कर्स। लेकिन कुछ तो टर्शरी की तरफ चले गए, लेकिन बाकी ज़्यादातर लोगों को ये नुकसान हुआ कि वो जॉबलेस हो गए हैं। अच्छा, इन चाइना एंड पाकिस्तान द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्टर हैज़ इंक्रीज सिंस 1980s एंड एज compared to the primary sector। However, in both countries many of the tertiary sector are now expanding more rapidly than those in the primary and secondary sectors। अब पाकिस्तान की बात कर रहा है तो वो कह रहा है कि इधर पाकिस्तान और चाइना में ना सेकेंडरी सेक्टर 1980 से बढ़ रहा है, ठीक है, कंपेयर टू द प्राइमरी सेक्टर की निस्बत। However, in other countries, tertiary sector are now expanding more rapidly those in both the primary and secondary। दोनों मुल्कों में टर्शरी सेक्टर भी बढ़ रहा है, कह रहा है। देयर आर सेवरल रीज़न फॉर चेंजिंग इन द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सेक्टर ओवर द टाइम। इसके बढ़ने की कह रहा है बहुत सी वजूहात हैं, ठीक है। तो sources of people products such as timber, oil, gas become depleted। ये जब ज़ाहिर है कि ये sources प्राइमरी प्रोडक्ट्स जो थे ये कम हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद मोस्ट डेवलप्ड इकोनॉमिक्स आर लूजिंग कॉम्पिटिटिवनेस इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यूली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री सच एज पाकिस्तान एंड चाइना। और एज कंट्री टोटल वेल्थ इंक्रीज एंड लिविंग स्टैंडर्ड, यही है कि लिविंग स्टैंडर्ड भी हाई लोगों का। ज़ाहिर है पहले वो खेतों में काम कर रहे थे, अब इंडस्ट्रीज़ में आ गए हैं, थोड़े ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ गया, जिसकी वजह से लोग प्राइमरी से सेकेंडरी फिर सेकेंडरी से टर्शरी की तरफ मूव हो रहे हैं। ये एक केस स्टडी है, ठीक है, तो इसको भी आपने पढ़ के आना है। इसको चलो डिस्कस कर लेते हैं। बांग्लादेश की बात की है।
In 1970, Bangladesh, the formerly East Pakistan, had an economy large based on agriculture. A high proportion of the population worked in farming, either to produce crops for self-sufficiency or to sell local markets, and secondary agriculture relatively unimportant है। बता रहा है कि 1970 में बांग्लादेश के ज़्यादातर लोग ये है कि सेल्फ सफिशेंट थे, आपस में एक दूसरे से चीज़ें शेयर करके ये वो करके गुजारा वगैरह करते थे, ठीक है। एंड द टर्शरी सेक्टर वाज सो, ज़ाहिर आपस में इस तरह कर लेते थे। तो टर्शरी सेक्टर कह रहा है बहुत कम था, स्मॉल था। एज इनकम वर वेरी लो एंड पीपल हैड लिटल स्पेयर कैश टू स्पेंड ऑन सर्विसेज के लिए लोगों के पास पैसे नहीं थे। ज़ाहिर है सर्विस देने के लिए भी पैसा चाहिए होता है पहले, तो इसलिए ना वो ये प्राइमरी सेक्टर में बहुत ज़्यादा थे। जब 2011 आया तो बांग्लादेश ने बहुत सी चेंजेस की हैं और 40% जो था वर्क फोर्स एग्रीकल्चर में रह गए लोग, और प्राइमरी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सच एज जूट, tobacco and the food has fallen in relative terms. Manufacturing industries, food processing and clothing have expanded rapidly and tertiary such as telecommunication. फिर इन्होंने क्या किया कि जैसे टाइम गुजरा 2011 आया, फिर इनकी प्राइमरी इंडस्ट्री के बाद सेकेंडरी इन्होंने चीज़ें लगाई, फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज़ लगाई, तो सेकेंडरी इंडस्ट्री ने ग्रो किया। उसके बाद टर्शरी इन्होंने सर्विसेज भी दी हैं दुनिया में, टर्शरी सर्विसेज सच एज टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड द फाइनेंस, एंड नो कंट्रीब्यूट एक्सपोर्ट हाफ ऑफ द टोटल नेशनल आउटपुट, ठीक है। ये उसने कंपेयर किया है कि 1970 और 2011 में, पहले देखें ना उनके पास प्राइमरी सोर्सेज ज़्यादा था, लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया, प्राइमरी से वो सेकेंडरी और टर्शरी की तरफ मूव ऑन कर गए। पहले प्राइमरी ज़्यादा था, सेकेंडरी कम थे और टर्शरी भी कम थे, और जब 2011 आया था प्राइमरी कम हो गए, टर्शरी सेकेंडरी ज़्यादा हो गए और टर्शरी भी ज़्यादा हो गए पहले से। अच्छा, ये एक है जी एक्टिविटी, रेफर टू द केस स्टडी अबव। अच्छा, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन टू पॉसिबल रीज़न वाई द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी आउटपुट हैज़ फॉलन, ठीक है। ये आपने खुद पढ़ के आना है, इसका जवाब भी इंशाल्लाह आपको ना नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा, ताकि आप कुछ सोचेंगे तो आपके दिमाग में कुछ आएगा ना, तो फिर वो डिस्कस करेंगे उसको नेक्स्ट लेक्चर में, आप कमेंट सेशन में भी पूछ सकते हैं। तो ये आप कुछ सोचेंगे तो है सारी चीज़ें वही जो ऊपर डिस्कस कर ली हैं, लेकिन आपने फिर भी कुछ सोचना है। उसके बाद आ जाता है प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर आता है। Those businesses which make their own decisions such what to produce, how it is, and price should be changed. Most businesses in private sector will aim to run profitably, even so there are likely to some government controls over these decisions, and these are explained in other chapter in this book. कह रहा है कि वो बिज़नेस जिसमें ओनर खुद डिसीजन ले, क्या पैदा करना है, कैसे पैदा करना है, क्या प्राइस रखनी है, ठीक है। और प्राइवेट सेक्टर में कहता है कि ज़्यादातर बिज़नेस का ये होता है कि वह पैसे बनाने की तरफ ज़्यादा जाता है, ठीक है। एंड इवन सो देयर आर लाइकली बिकम गवर्नमेंट, लेकिन फिर भी उनके ऊपर क्या है कि गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, कि गवर्नमेंट जैसे टैक्स लगाना, ये वो गवर्नमेंट का कंट्रोल तो उनके ऊपर फिर भी होता है। बाकी चीज़ें कह रहा है कि नेक्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे। और पब्लिक सेक्टर ये होता है जिसमें गवर्नमेंट का ज़्यादा कंट्रोल होता है, उसमें डिसीजंस गवर्नमेंट लेती है। और इसमें ये होता है कि पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट का जो मेन मकसद होता है वो है सर्विसेज प्रोवाइड करना, लेकिन प्राइवेट सेक्टर का मेन मकसद होता है पैसे बनाना, ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में आपने देख लिया। तो वैसे हम अगर यहाँ पाकिस्तान की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर काम ज़्यादा अच्छा करता है पब्लिक सेक्टर की निस्बत। और सच एज़ द स्टेट हेल्थ एजुकेशन सर्विसेज, ये जो सर्विसेज हैं जी जिसमें आपने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है अपनी आवाम को, वो आप गवर्नमेंट सेक्टर अपने पास रखती है, जैसे कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर आर ऑफन डिफरेंट। ज़ाहिर ऑब्जेक्टिव अभी बात हुई है कि उनके डिफरेंट हैं। प्राइवेट सेक्टर वालों का क्या काम है कि भाई उन्होंने पैसा बनाना है। पब्लिक सेक्टर का ये काम है कि उन्होंने अपने मुल्क के लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करनी है कम पैसे में।
और वो उनके साथ देखा ही है कि गवर्नमेंट वाले फ्री, एक किस्म का फ्री, अस्पताल में जाएँ तो एक किस्म का फ्री वाला हिसाब है कंपेयर किया जाए तो प्राइवेट सेक्टर से। अच्छा, अब ये जी, विच बिजनेस एक्टिविटी आर यूजली इन द पब्लिक सेक्टर। हमने इन मैनी कंट्रीज़ द गवर्नमेंट कंट्रोल द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ एंड एक्टिविटीज़। वो से जो है ना ये ज़्यादातर मुल्कों में गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है। हेल्थ, अगर हम हम इस तरह करते हैं कि इसके साथ साथ बात कर लेते हैं पाकिस्तान में ये क्या है हेल्थ के बारे में। हेल्थ में पाकिस्तान में है कि पब्लिक सेक्टर के पास भी है, गवर्नमेंट सेक्टर के पास भी, गवर्नमेंट के अस्पताल भी हैं, पब्लिक प्राइवेट अस्पताल भी। एजुकेशन भी सेम है, जैसे कुछ कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ प्राइवेट हैं, कुछ गवर्नमेंट की हैं, तो ये भी दोनों में आ जाता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट कह सकते हैं ये भी दोनों में, क्योंकि रेलवे वगैरह गवर्नमेंट की है, तो बाकी जो है बसेस वगैरह ज़्यादातर उनकी प्राइवेट हैं। वाटर सप्लाई ये गवर्नमेंट के पास है, इलेक्ट्रिक सप्लाई भी दोनों कह सकते हैं कि जैसे कि इलेक्ट्रिक कराची में चल रहा है, लेकिन है तो है ना, तो ये भी कह सकते हैं दोनों के पास, लेकिन मेजॉरिटी में बाकी पूरे मुल्क में तकरीबन गवर्नमेंट के पास ही है। तो ये एक्टिविटी है। For each of the example of the key industries or activities listed above, suggest the three possible reasons why the government of country might decide to own, control the industry or serve। ये आपने पढ़ लेनी है, ठीक है। इसको फिर हम बाद में नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। अगर आपको समझना ही तो अपने कमेंट सेक्शन में कर देना, तो इसका आपको जवाब देंगे उसमें। तो थोड़ा सा इसलिए छोड़ रहे हैं ताकि ये बातें ऊपर डिस्कस कर ली हैं, थोड़ा सा आप सोचेंगे तो इसका जवाब आपको मिल जाएगा। लेक्चर आपको इजी करके सारा बता दिया। फाइंड आउट वेदर इन योर ओन कंट्री द गवर्नमेंट ओन्स कंट्रोल द फॉलोइंग बिजनेस। आपने ये बताना है कि ये चीज़ें गवर्नमेंट के कंट्रोल में हैं कि नहीं। तो ये बहुत ही आसान है। जैसे रेलवे आप देखेंगे, हाँ है, लोकल बस सर्विस है कि नहीं, नहीं है, गवर्नमेंट के पास तो नहीं है, प्राइवेट की बसें चल रही सारी। तो ये आप बिल्कुल आसान सा, ये भी आप खुद करेंगे। अच्छा, mixed economics recent changes. In recent years, many government have changed the balance between the public sector and the private sector in their economies. They have done this by selling some public sector business owned and controlled by the government to private sector business. This is called the privatization. In many European and Asian countries, dye water supply, electric supply, public transport have been privatized। अब इसमें प्राइवेटाइजेशन का बताया गया। प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है कि जी प्राइवेट किसी कंपनी को वो चीज़ बेच दी जाती है, लेकिन उसकी क्या कहता है उसमें गवर्नमेंट भी अपना कुछ शेयर रखती है उसमें, मतलब उसके फ़ैसलों में गवर्नमेंट, उसके फ़ैसले कुछ ना कुछ गवर्नमेंट भी कर सकती है। यानी कि पूरा का पूरा प्राइवेट नहीं कर देते, लेकिन प्राइवेट कर देते हैं, लेकिन पूरा का पूरा नहीं करते, लेकिन उसमें मतलब फ़ैसले गवर्नमेंट भी कर सकती है, ठीक है। प्राइवेट तो कर देते हैं उसको। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्राइवेटाइजेशन। वाई हैव गवर्नमेंट डन दिस। अच्छा, आप खुद बताएं कि गवर्नमेंट क्यों इस तरह करती है। पीआईए को या स्टील मिल्स को प्राइवेट करने की बातें होती हैं आए रोज़, क्यों होता है। इसलिए होता है कि ये खसारे में जा रही है, नुकसान दे रही है गवर्नमेंट को। जब ये प्राइवेट कर देंगे, एक तो सर्विस अच्छी देगी उल्टा, और दूसरा ये कि चलने लग जाएगी, फ़ायदा देगी मुल्क को। अच्छा, it is often claimed that the private sector business are more efficient than the public sector business. This might be because their main objective is profit and therefore cost must be controlled, and also private sector owned might invest more capital in the business and the government can afford than the government can afford, and comparison between private as sector business can help to improve product quality। कहता है ये इसलिए है कि किया जाता है ताकि एक तो एफिशिएंसी बढ़ जाती है, और दूसरा ये कि जो प्राइवेट सेक्टर वाले होते हैं उनका जो मेन मोटिव होता है वो पैसा होता है। हो सकता है कि वो गवर्नमेंट से ज़्यादा, जितना गवर्नमेंट अफोर्ड करती है उससे ज़्यादा भी इन्वेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनका मेन मोटिव होता है पैसा कमाना, ठीक है। तो कहता है कि कंपटीशन बिटवीन प्राइवेट और सेक्टर बिजनेस कैन इम्प्रूव
एक तो वो ये प्राइवेट सेक्टर का आपस में जो कंपटीशन होता है जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, ज़ाहिर है अगर एक मेरी दुकान है, एक सामने वाले की दुकान है, तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं वो चीज़ें लाऊंगा जो ज़्यादा अच्छी हों ताकि मेरे पास ज़्यादा ग्राहक आएँ। तो वो कह रहा है कि प्राइवेट सेक्टर में इस तरह होता है कि कंपटीशन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रोडक्ट क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। However, a business in private sector might take more workers unemployed than the पब्लिक सेक्टर बिजनेस। कहता है कि अब प्राइवेट सेक्टर वाला क्या करेगा, मैं एक स्कूल बनाता हूँ, उधर मैंने पहले 50 टीचर रखे थे, ठीक है, तो मैं 50 की बजाय 30 रखूँगा और उनसे उनका काम करवाऊँगा, क्योंकि मेरा मेन मकसद ये है कि कॉस्ट मुझे उनको पे कम करना पड़े। जब मैं पे कम करूँगा मुझे फ़ायदा होगा, ठीक है, तो इसके क्या होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब प्राइवेट सेक्टर बिजनेस इज़ आल्सो लेस लाइकली टू फोकस ऑन सोशल ऑब्जेक्टिव्स। अब मैं ये नहीं देखूँगा कि मेरे पास कौन आ रहा है पढ़ने में, तो अपना पैसे से सरोकार होगा ना, तो फिर ये होगा कि मैं फीसिस बढ़ा दूँगा। मेरे पास अमीर के बच्चे आ रहे हैं, गरीब के मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, कम आ रहे हैं, तो मैंने तो फीसिस, मुझे तो पैसे से सरोकार है ना, तो फिर वो सोशल ऑब्जेक्टिव को क्या करेगा, नहीं देखेगा। चेंजेस the balance between the private sector and public sector are likely to continue in many mixed economies। तो ये इस चीज़ से बचने के लिए ना बिल्कुल प्राइवेट करने की बजाय तो ये मिक्स्ड इकॉनमी कर देते हैं कि थोड़ा सा हिस्सा ना गवर्नमेंट, मतलब ताकि गवर्नमेंट भी फैसले कर सके, तो वो सेमी गवर्नमेंट कह लेना जिसको, इस टाइप का काम कर लेते हैं। उसके बाद ये एक्टिविटी है और इंटरनेशनल बिजनेस और टूरिज़म, ये वही चीज़ें जो हमने ऊपर पढ़ी, तो ये आपने एक दफ़ा पढ़ लेनी है और ये एंड पे प्रॉब्लम्स है ये भी देख लेने। तो इसको इंशाल्लाह जो ना हुआ वो आपने नीचे पूछ लेना कमेंट में, तो फिर इसका एक सेशन रख लेंगे और इसको नहीं तो नेक्स्ट से पहले डिस्कस कर लेंगे। अब तक के लिए इतना ही, लेक्चर यहाँ तक मुकम्मल हुआ। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।